आप सभी, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। फटाफट जुड़ जाइए और जो भी आपके दोस्त लाइव देख रहे हैं सारे लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस भी ग्रुप में आप स्टडी करते हैं सारे ग्रुप में वीडियो को पहुंचा दीजिए। 30 बेहतरीन प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो सारे प्रश्नों का एक समाकलन लेकर के हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं सारे लोगों को गुड इवनिंग, सारे लोगों को गुड इवनिंग, जय श्री राम। सभी लोगों को गुड इवनिंग। विकास देव, संजना कुमारी, नेहा शर्मा, प्रिया सिंह, पूजा कुमारी, अर्चना यादव, विकास, संजना, सारे लोगों को गुड इवनिंग। वेरी गुड। जितने सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं सारे लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को जय श्री राम। वेरी गुड। चलिए सारे लोग जुड़ गए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट सारे ग्रुप तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। हाथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको और दिया जाए उसको एक जगह पर आप नोट करते चले। तो हाथ में कॉपी पेन जरूर रखिएगा। चलिए बहुत समय नहीं लेते हुए, सर रजनी सर का क्लास नहीं होगा क्या? आज नहीं होगा, बस 1 से 2 दिन में सर भी कंटिन्यू करना क्लास शुरू कर देंगे। सर अभी आउट ऑफ पटना है इसलिए उनकी क्लास आज नहीं होगी। चलिए सर जी आपकी क्लास मुझे बहुत दिन बाद मिला। हाँ 2-3 क्लास मेरा भी नहीं हुआ था और फिर से उतना दिन आप लोग रिवाइज कर लीजिए पुराना वीडियोस देख करके, और जो भी आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया गया था उसको देख करके आप रिवाइज कर सकते हैं बाकी के बीच के दिनों में। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अगर टेम्परेचर ज्यादा मापना हो तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? मरकरी तापमापी का, प्लेटिनस प्रतिरोधी तापमापी का, ताप वैद्युत उत्तम मापी का और काष्ठ मापी का। फटाफट बताइए ज्यादा टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर तापमान अधिक हो तो उसको मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? फटाफट बताइए। आंसर आना शुरू हो गया। ए बी लगातार अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। फटाफट सारे लोग कमेंट सेशन में पार्टिसिपेट करिए, आंसर लिख। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? बी सी लगातार अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद उत्तर देंगे। प्रश्न है तापमान अगर अधिक है तो उसको मापने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? फटाफट बताइए। मरकरी तो ऐसे होगा नहीं, मरकरी का जो थर्मामीटर होता है उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, तो हम लोग किसके द्वारा उच्च तापमान को मेजर करेंगे? तो जितने सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है सारे लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ताप विद्युत उत्तम मापी, थर्मो इलेक्ट्रिक हाइग्रोमीटर। तो थर्मो इलेक्ट्रिक हाइग्रोमीटर जो होता है इसकी सहायता से हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं? ज्यादा तापमान का अगर मेजरमेंट करना होगा तो उसके लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक हाइग्रोमीटर, जिसका मेजरिंग कैपेसिटी जो होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान तक का मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने सी आंसर दिया है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, फटाफट पढ़िए और उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीजिए। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पहला प्रश्न था उच्चतम तापमान मापने वाले यंत्र का, और दूसरा है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? फटाफट बताइए। निम्नतम तापमान, आंसर आने लगा लगातार। ए डी नहीं होगा, डी बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने सारे लोगों ने आंसर दिया है अल्कोहल थर्मामीटर, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। अगर आपको निम्नतम तापमान मापना हो तो हम लोग यूज किसका करेंगे? अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग करेंगे कम तापमान मापने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए। 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितने वाट का है? 100 वाट का है। अगर इसे लगातार 10 घंटे जलाया जाए तो बिजली का खर्चा कितना आएगा? फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट बताइए कितना आएगा।
प्रियंका सिंह कह रही है 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, लगातार आंसर आने लगा 1 यूनिट। फटाफट सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर 100 वाट का एक बल्ब है और 10 घंटे वो जले तो बिजली का खर्च जो होगा वो कितने यूनिट का होगा? फटाफट बताइए। 1 किलोवाट पर आवर, 1 किलोवाट पर आवर। वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने 1 यूनिट आंसर कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। जितने सारे लोगों ने 1 यूनिट कहा है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? सारे लोग जान रहे हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? फटाफट उत्तर दीजिए। लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष वो किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए। सभी लोगों का सही उत्तर है दूरी का, दूरी का। वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने डिस्टेंस कहा है दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। प्रकाश मतलब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि लाइट की बात हो रही है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है उसका मेजरमेंट क्या होता है? तो दूरी का मात्रक जो है वह प्रकाश वर्ष है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, टरबाइन व डायनेमो, इंस्ट्रूमेंट का नाम है टरबाइन जिसे डायनेमो भी कहते हैं, से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है मैकेनिकल ऊर्जा, डी है मैग्नेटिक ऊर्जा। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। टरबाइन या फिर डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वह परिवर्तित कर देता है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा? फटाफट बताइए। टरबाइन जो होता है वह बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? वेरी गुड। सारे लोग कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। जितने सारे लोगों ने कहा है कि सर मैकेनिकल एनर्जी को किस रूप में बदल देगा? यह इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। तो डायनेमो जो होता है, ठीक है, इसका प्रयोग कई बार आप देखे होंगे गांव वगैरह में, और जिस समय लाइट का स्कार्सिटी रहता था तो डायनेमो लोग लगाते थे और 5 रुपया लेकर के मोबाइल फोन चार्ज किया करते थे। आप लोग कुछ लोग कराए भी होंगे। गांव में क्या किया जाता था? 5 रुपया दिया जाता था मोबाइल फोन चार्ज कराने के लिए। तो मैकेनिकल एनर्जी को यह क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो डायनेमो करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। इंसुलिन हार्मोन जो है उसका उत्पादन कौन करता है? प्रिया सिंह, हाँ सर आप भी करवाए हैं क्या? हाँ हम भी करवाए हैं। चलिए फटाफट बताइए, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? फटाफट बताइए। आंसर आने लगा लगातार, आप लोग बी कह रहे हैं, बी। फटाफट ध्यान से पढ़िए उसके बाद उत्तर दीजिए। इंसुलिन हार्मोन जिसकी कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, उस हार्मोन का सेक्रीशन कौन करता है? कौन करता है? फटाफट बताइए। वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने बी आंसर बताया है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। कौन करता है? पैनक्रियाज की बीटा कोशिका। अब ध्यान देंगे, देखिए पैनक्रियाज जो होता है ना, ग्लैंड्स 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो इंडोक्राइन होते हैं, अंतःस्रावी, और कुछ ग्रंथियां होती है जो बाह्यस्रावी होती है, एक्सोक्राइन्स होता है, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है जो शरीर को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करता है। वहीं पर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, वो इंजाइम्स बनाती हैं, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी होगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो डक्टलेस होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, जो एंजाइम्स बनाते हैं, वो डक्टेड होते हैं, नलिका युक्त होते हैं। समझ में आई बात? तो पैनक्रियाज देखो ना इंडोक्राइन है ना तो एक्सोक्राइन है। इकलौता ग्लैंड का एक्सेप्शन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए, पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? पैनक्रियाज को कहा जाता है। अब पैनक्रियाज जब इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करेगा, तो हार्मोन बनाता है। अब पैनक्रियाज में है 3 प्रकार की कोशिका। एक होती है अल्फा सेल, और दूसरा होता है बीटा सेल, और पैनक्रियाज का तीसरा होता है गामा सेल, ठीक है। पैनक्रियाज में कितने प्रकार की कोशिका? 3, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो पैनक्रियाज का जो अल्फा कोशिका होता है वह कौन सा हार्मोन बनाता है? ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। बीटा कोशिका जो है
यह इंसुलिन हार्मोन बनाता है, और वहीं पर जो गामा कोशिका है यह इन दोनों को रेगुलेट करने का या कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में, ब्लड में क्या करता है, तो ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है। बीटा कोशिका जो है, जो इंसुलिन बनाता है, यह रक्त में चीनी की मात्रा को, शर्करा की मात्रा को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम कौन सी कोशिका कर रही है, बीटा कोशिका। तो प्रश्न को हो सकता है घुमा दे परीक्षा में। अब यह प्रश्न न पूछे कि किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज डिजीज होगा, उसी के स्थान पर यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि पैनक्रियाज के किस कोशिका के निष्क्रिय हो जाने के कारण से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है। तो आप वहां पर क्या उत्तर देंगे, बीटा कोशिका देंगे। ठीक है, तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, इंसुलिन का उत्पादन कौन सी कोशिका से होता है, तो पैनक्रियाज की बीटा कोशिका से होता है। तो जितने सारे लोगों ने आंसर बी बताया है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। दूसरी बात, अगर पैनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करे, बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह काम करे, तो यह पैनक्रियाज एक जूस सेक्रीट करता है, जिस जूस को हम लोग कहते हैं पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, अग्नाशयी रस इसे हिंदी में कहा जाता है। और पैनक्रिएटिक जूस में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट इसका याद कर लीजिए, क्या होता है, ट्रिप्सिन। क्या होता है, ट्रिप्सिन। यह हम लोगों के शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, दूसरा होता है लाइपेज। लाइपेज यह फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, वसा के पाचन में काम आता है। तीसरा होता है, तीसरा इसमें पाया जाता, पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज, तीसरा पाया जाएगा एमाइलेज। और एमाइलेज जो है यह क्या काम करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अपना रोल प्ले करता है, कार्बोहाइड्रेट। और चौथा होता है न्यूक्लियेज। तो न्यूक्लियेज जो होगा यह क्या काम करेगा, तो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में अपना काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड। तो पैनक्रियाज अगर एक्सोक्राइन की तरह काम किया तो क्या सेक्रेट करेगा, याद कर लो, पैनक्रिएटिक जूस। और पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या पाया जाएगा, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज जो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, वहीं पर न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो फटाफट आंसर बताइए, सारे लोगों को समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया आप लोग? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बताइए समझ में आया। चलिए फटाफट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। सभी लोगों का एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड हो रहा होगा, तो सब लोग डाउनलोड कर ही लिए होंगे। बहुत लोगों का होम सिटी में ही होगा, होम टाउन में ही होगा, कुछ लोगों का दूर दूर होगा। तो खूब मन लगा करके पढ़िए, अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया, पूरा जम करके पढ़ाई करिए ताकि इस बार का रिजल्ट निश्चित रूप से आपका हो। तो पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खूब जी जान लगा करके पढ़िए, पूरा मन लगा करके पढ़िए, है ना, मजा आएगा। चलिए पिंकी कुमारी, अब तो और डर लग रहा है डरने का क्या जरूरत है, चलो रिजल्ट सबका अच्छा होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? ठीक है, वैसे सबसे सूक्ष्मतम पूछा जा रहा है। ऐसे हवा में तो बहुत सारे पार्टिकल्स तैरते हैं, लेकिन उनमें सबसे सूक्ष्मतम जो होता है, जिसे हमारा नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, यह फिल्टर नहीं कर पाते हैं। अधिकांश जो डस्ट पार्टिकल हम लोगों के शरीर में आता है उसको तो फिल्टर कर लेता है नाक में जो छोटे छोटे हेयर्स है वे, लेकिन वैसे कण का साइज आपको बताना है जो फिल्टर नहीं कर पाता हमारा नाक, उसका नाम बताइए क्या होगा? फटाफट, कितना माइक्रोन उसका यूनिट होगा? फटाफट बताइए क्या होगा? आंसर आने लगा, डी बी, अलग अलग उत्तर आ रहा है। चलिए सारे लोग कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिए और फटाफट बताइए कि हवा में तैरते हुए सूक्ष्मतम जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है? फटाफट बताइए। जितने सारे लोगों ने कहा है 5 माइक्रोन से कम, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोन से कम, लेस देन 5 माइक्रोन, याद कर लीजिए। और 5 माइक्रोन से कम रहेगा तो उसे हम लोग छान नहीं सकते हैं, वो जाकर के फेफड़ा में बैठेगा ही और इंफेक्शन करेगा। और इससे 5 से अगर साइज इंक्रीज रहा, अधिक रहा, तो वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली का नाम बताना है। अभी तक देखो हम लोग कीट भक्षी पौधा पढ़े थे, यहां पर प्रश्न आ रहा है कि कीट भक्षी मछली जो मच्छर को पनपने से रोक देती है क्या होगा? सीजीएल में ये क्वेश्चन आया है, हाँ रिपीटेड है ये सब क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम में आता ही है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा? मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली का नाम आपको बताना है। कौन सी मछली है जो कीट भक्षी है? कौन सी मछली है जो कीट भक्षी है?
फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। गैम्बूसिया, कौन सी मछली? गैम्बूसिया मछली जो है यह क्या काम करती है? तो मच्छरों को, जैसे जहां पर पानी एकत्रित रहता है वहां पर मच्छर अंडा देता है और उसमें से लार्वा प्यूपा तैयार होता है, मच्छर का जो रोग फैलाता है, डेंगू चिकनगुनिया ये सब बीमारी फैलाता है। तो वैसे मच्छरों का जो अंडा होता है उनको खा जाने का काम कौन मछली करता है? तो गैम्बूसिया मछली करती है, जिसके कारण कई रोगवाहक मच्छर पनप नहीं पाते और उनकी डेथ हो जाती है। चलिए एक प्रश्न आपसे हम पूछते हैं। एक मछली है जिसका नाम है टॉर्पीडो, ठीक है, मछली का क्या नाम है? टॉर्पीडो। टॉर्पीडो एक मछली का नाम है। इस मछली की क्या विशेषता है? फटाफट बताइए, टॉर्पीडो मछली की क्या विशेषता है? टॉर्पीडो मछली की क्या विशेषता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। क्या होता है टॉर्पीडो फिश? तो याद कर लीजिए, यह जो होती है ना टॉर्पीडो फिश, यह इलेक्ट्रिक फिश है। टॉर्पीडो फिश जो होती है यह मछली कैसी होती है? तो टॉर्पीडो इज अ इलेक्ट्रिक फिश, विद्युत मछली होती है। हाँ, करंट होता है इसमें, छूने पर करंट का झटका लगता है, करंट पैदा करती है। तो टॉर्पीडो यह नाम याद करिएगा। हो सकता है कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट हो जाए, आ जाए, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। टॉर्पीडो कैसी मछली है? इलेक्ट्रिक फिश। और गैम्बूसिया कैसी मछली है? तो इंसेक्ट्स को खा जाने वाली मछली है, कीटभक्षी मछली का नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कौन सा तत्व ऐसा है जो मिलता है? ऑप्शन ए है कार्बन, बी है कैल्शियम, सी है नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऐसा है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? आंसर आने लगा, लगातार कुछ लोग ए कह रहे हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? वेरी गुड, जितने सारे लोग कार्बन कह रहे हैं, वेरी गुड, सभी का सही है। जितने सारे लोगों ने कार्बन कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए जैसे ही वर्ड यहां पर आया ना कार्बनिक, तो कार्बनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सबके सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव अपघटक होते हैं। और हाइड्रोजन से और कार्बन से, दो चीजों से बने होते हैं। किन दो चीजों से? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन से और कार्बन से। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो उसमें कार्बन का होना नितांत ही आवश्यक है। जितने सारे लोगों ने ए कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। जैसे मनुष्य, हम लोग क्या है? तो हम लोग भी कार्बनिक ही हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग के शरीर में फैट है, वसा है या फिर प्रोटीन है, हर सारी चीजों में क्या मिलेगा? तो कार्बन वहां पर मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, बताइए टाइफाइड और कॉलरा किसके विशिष्ट उदाहरण है? फटाफट बताइए, टाइफाइड और कॉलरा किसके विशिष्ट उदाहरण है? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से। कॉलरा विब्रियो कॉलेरी से होता है, किसके उदाहरण है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने कहा है कि सर जलजन्य रोग होगा, वाटर कम्युनिकेबल डिजीज होगा, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। टाइफाइड और कॉलरा देखो दोनों बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। टाइफाइड भी किससे होता है? बैक्टीरिया से। और टाइफाइड का बैक्टीरिया बताओ, हमने कई बार आपको बताया है, कौन सा होगा? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से कौन सा रोग? टाइफाइड। टाइफाइड का जांच का नाम बताया है हमने, क्या होगा? विडाल टेस्ट होगा। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो आंतों को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। कॉलरा जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरी। क्या है? विब्रियो कॉलेरी से क्या होता है? कॉलरा होता है। और इसमें भी क्या प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। तो वाटर, जल के संक्रमण से फैलने वाले रोग है। कहीं पर भी अगर बाढ़ आ जाती है, वैसी समस्या होती है, तो गवर्नमेंट पानी का बोतल जरूर वहां पर पहुंचाता है, ताकि वहां का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड हो चुका है और उससे लोगों को कॉलरा नहीं हो। पहले के समय में दोनों भीषण महामारी हुआ करती थी। जितने सारे लोगों ने जलजन्य रोग कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? फटाफट बताइए, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? फटाफट बताइए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहां होता है? प्लांट के किस पार्ट में होता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है परऑक्सीजोम में, पैरोक्सीजोम में। फटाफट बताइए, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फटाफट बताइए। तो जितने सारे लोगों ने कहा है कि सर उस प्रश्न का उत्तर क्लोरोप्लास्ट होगा, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट जो है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो याद कर लो क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा रहता है। और इस क्लोरोफिल में याद कर लीजिए क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का में सहयोग करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, तो आप क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। वहीं पर अगर हम आपसे पूछे कि साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, पौधों में जल के अवशोषण का केंद्र कौन है, फटाफट बताइए। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, पौधों में जल के अवशोषण का केंद्र कौन है, फटाफट बताओ। तो याद कर लो एस्टोमाटा, जाइलम नहीं, जल के अवशोषण का केंद्र एस्टोमाटा। जाइलम जो है वो संवहनी उत्तक है, वेस्कुलर टिश्यू है, जो जल को खींच करके पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों में जल को रिसीव कौन करता है, एस्टोमाटा। अगला प्रश्न है, फटाफट उत्तर बताइए। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन, एस्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, कौन सी कोशिका पर निर्भर करता है, फटाफट बताओ। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा इज डिपेंड्स अपॉन, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी, लेट नहीं। एस्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है, बताइए फटाफट। वेरी गुड, टेम्परेचर नॉट, किस पर, गार्ड सेल पर, किस पे, गार्ड सेल, हिंदी में कहते हैं रक्षी कोशिका, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, रक्षी कोशिका। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा इज डिपेंड्स अपॉन गार्ड सेल, और इसी गार्ड सेल का बना हुआ रहता है एस्टोमाटा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या 12। चूहा मारने के का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, चूहा मारने का जो जहर होता है वह किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहे मारने के जहर को बनाने के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, फटाफट बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए। चूहा मारने के जहर में कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने कहा है सी, पोटेशियम साइनाइड, सभी लोगों का उत्तर सही है। पोटेशियम साइनाइड जो है वो चूहे मारने की दवा में उपयोग किया जाता है, और चूहा मारने का दवा याद कर लीजिए, रेटोसाइड, रेटोसाइड, रेटोसाइट, ठीक है, रेटो, रेट माने चूहा, ठीक है, याद कर लीजिए, रेटोसाइट, ठीक है, चूहे मारने की दवा है, रेटोसाइट चूहे मारने की दवा है, जिसमें क्या उपयोग किया जाता है, पोटेशियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, चार ऑप्शन है, आपको बताना है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम, समय अवधि और आवृत्ति, घनत्व, डी है गति। क्या होगा जो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, फटाफट बताइए। ध्वनि तरंग, साउंड वेव जो है, इसकी विशेषता नहीं है, फटाफट बताइए। सभी लोग जान ही रहे हैं ध्वनि कैसी तरंग होती है, तो यांत्रिक तरंग होती है, अनुर्धैर्य होती है। ध्वनि जो है ये यांत्रिक तरंग है और अनुर्धैर्य होती है। ध्वनि कैसी तरंग है, यांत्रिक और अनुर्धैर्य, ठीक है, वेरी गुड। तो जितने सारे लोगों ने घनत्व कहा है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। तो ध्वनि जो होती है इसकी विशेषता क्या नहीं है, आयाम होता है, समय अवधि आवृत्ति होता है, गति भी होता है, घनत्व जो होता है वो ध्वनि की विशेषता नहीं है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, नजदीक का नहीं दिखाई देना कि दूर का नहीं दिखाई देना, दूर का नहीं दिखा, निकट का चीज दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष जो है, किसी व्यक्ति को अगर हुआ है तो उसको अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन से लेंस का, फटाफट बताइए। निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हुआ है और उसको ठीक करना हो तो उसे कौन से लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, फटाफट बताइए। आंसर आने लगा सब लोगों का एक साथ, बी आंसर आ रहा है। ध्यान से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए
इनमें से किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल दर्पण, बी है द्विफोकसी लेंस। फटाफट बताइए। हाँ, तो सभी लोग जान ही रहे, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखेंगी, दूर की नहीं। ठीक है, इस बीमारी में जो होता है प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक है, हाँ, इस बीमारी में जो निकट दृष्टि दोष है इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से थोड़ा आगे बन जाता है। रेटिना जो होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, तो इस बीमारी में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके थोड़ा आगे बन जाता है। तो क्या होता है, जो अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है? जो अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस क्या काम करता है? तो जो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन गया है उसको स्कैटर्ड करके, बड़ा करके कहां पर बना देता है? प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, जिसके चलते दूर की वस्तुओं को देखने में सहूलियत होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है किससे? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निम्नलिखित में से किससे पैदा की जा सकती है। फटाफट बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किससे प्राप्त की जा सकती है? वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने यूरेनियम बताया है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। यूरेनियम जो होता है इससे क्या पैदा किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा किया जा सकता है। कॉपर कैसे होगा? यूरेनियम होगा। जो रिएक्टर्स होते हैं, परमाणु रिएक्टर्स होते हैं, तो परमाणु रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में डालते हैं यूरेनियम और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो पैदा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 16। चेचक का टीका कहां से बनता है? चेचक जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, इसका टीका कहां से बनता है? पेड़ों से बनता है, रासायनिक अभिक्रियाओं से बनता है, भेड़ों से बनता है, या जमीन से बनता है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, चेचक का टीका कहां से बनेगा? चेचक का टीका बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? चेचक का टीका, चेचक का टीका बताइए। पेड़ नहीं होगा, भेड़ से बनाया जाएगा। किससे बनाया जाता है? भेड़ों से। भेड़ों से क्या बनाया जाता है? चेचक का टीका बनाया जाता है। चेचक आप सभी लोग जान रहे हैं 2 प्रकार का हो जाता है। चेचक हो गया चिकन पॉक्स, एक छोटा वाला होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, एक वेरियोला वायरस से होता है, और दूसरा वेरिसेला जोस्टर वायरस है। वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स। ये 2 बीमारियां किससे होती हैं? तो वायरस से होती हैं। और उसका अगर आपको टीका बनाना हो तो आप टीका बनाने के लिए उपयोग कहां किसका किया जाता है? तो भेड़ों का उपयोग किया जाता है। भेड़ भी चलो लोग कुछ तो काम में आया, ऐसे कोनो काम लायक नहीं होता है, ऊन बनाता है, बाकी किसी काम का तो है नहीं, चेचक का टीका बना देता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन जो है अभी के समय का, इससे इसमें क्या होता है? हाँ, आप लोग भेड़ का फोटो बना दिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम बहुत अच्छा भेड़ बनाया जी आप लोग। चलिए बताइए, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। चलिए फटाफट बताइए, आधुनिक टेलीफोन जो होता है वो क्या उपयोग करता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है आधुनिक टेलीफोन जो है वो क्या उपयोग में करता है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंगों का, बी है ध्वनि तरंगों का, सी है दृश्य तरंगों का, डी है चुंबक का। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने बताया है ध्वनि तरंगों का, सभी लोगों का उत्तर सही है। ध्वनि तरंगों का उपयोग कौन करता है? तो आज के समय का आधुनिक जो टेलीफोन है वो किसका उपयोग करता है? तो ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है, और याद कर लीजिए मोबाइल फोन जो होता है, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन यह किस तरंग का उपयोग करता है? तो रेडियो तरंग का। किसका उपयोग करेगा? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का उपयोग कौन करेगा? मोबाइल फोन। और टेलीफोन समझ रहे हैं ना, तार वाला जो मामला होता है, ठीक है, वो किसका उपयोग करता है? ध्वनि तरंगों का। तो याद कर लो, ध्वनि तरंग का उपयोग करेगा कौन? आधुनिक टेलीफोन। और मोबाइल फोन क्या उपयोग करेगा? रेडियो तरंग का उपयोग करेगा। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 18। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? कि कोई तत्व है उसका समस्थानिक जो होता है वो क्या होता है? फटाफट बताइए। आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फटाफट बताइए। फटाफट बताइए, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? किसी तत्व के
समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। सी बी सारा आंसर आ रहा है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होगी और परमाणु क्रमांक जो होगा वो क्या होगा? एक होगा। समस्थानिक किसे कहेंगे? परमाणु क्रमांक जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे समस्थानिक। चलिए, तो यहां पर सेम न दे करके ऑप्शन में डाल दिया है क्या? अलग अलग, कंफ्यूज करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 19, खाने का सोडा क्या होता है? खाने का जो सोडा है वह क्या है? फटाफट बताइए। खाने का जो सोडा है वह क्या है? खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम सल्फेट, डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा, इडेबल सोडा जो होता है वह क्या होता है? फटाफट बताइए। NaOH-CO3, वेरी गुड, NaHCO3। ठीक है, खाने का सोडा क्या हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। NaOH-CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे और हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं खाने का सोडा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20, दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उनका क्या होना आवश्यक है? वे अम्लीय हो तो अच्छा है, क्षारीय हो तो अच्छा है, उदासीन हो तो अच्छा है, या मजबूत हो? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। दांतों को साफ करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? दांतों को साफ करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? जो टूथपेस्ट का यूज करेंगे उसका नेचर कैसा होगा? देखिए जितने सारे लोगों ने कहा है क्षारीय, उन सभी लोगों का उत्तर सही है। टूथपेस्ट जो होता है उसका पीएच मान अलग अलग हो सकता है, आपका 7 से ऊपर ही होगा हमेशा। दांत में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कुछ खाना खाया तो रात भर में जो जर्म्स बैक्टीरियाज हैं दांत के पीएच को क्या करते हैं? वो कम कर देते हैं। तो ऐसे सेलाइवा भी माउथ में है और सभी लोग जान रहे हो सेलाइवा जो होता है वो 6.5 से 6.8 के बीच में उसका जो पीएच वैल्यू है वो वेरी करता है। तो 6.5 से 6.5 से 6.8 जो सेलाइवा का पीएच है, इसका मतलब जो दांत है उसका वहां का नेचर क्या है? गंदगी का, अम्लीय है। और अम्लीय को साफ करने के लिए क्या चाहिए? क्षारीय। तो 7 से ऊपर पीएच होगा, ठीक है, या 7 से ऊपर जाकर के वो 7 से 9 के बीच में पीएच जो होता है वो टूथपेस्ट में अलग अलग होता है। चलिए, तो जितने सारे लोगों ने क्षारीय कहा है सभी लोगों का उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? अगर पॉलिश्ड राइस हम लोग खाते हैं तो कौन सी बीमारी होती है? फटाफट बताइए। पॉलिश्ड राइस जो होता है उसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है बेरी बेरी, बी है घेंगा, सी है रतौंधी, डी है वर्ण अंधता। पॉलिश्ड राइस अगर खाते हैं तो कौन सी बीमारी होगी? फटाफट उत्तर दीजिए। पॉलिश्ड राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? बताइए। वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने बेरी बेरी कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। तो बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 थायमिन जिसे कहते हैं उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और बेरी बेरी में क्या होता है? तो हार्ट फेल्योर होने की समस्या रहती है। हार्ट फेल्योर मतलब हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, तो हार्ट फेल हो सकता है। या फिर जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं ह्यूमन का सिमेट्री जो बाइलेटरल है, द्विपार्श्व सममित है, उसमें से कोई एक सिमेट्री जो होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो बेरी बेरी बहुत खतरनाक बीमारी है। और यह पॉलिश्ड राइस जो हम लोग खाते हैं आज के समय में, घर में हम लोग जो चावल खाते हैं, खूब चमकदार चावल अगर बाजार में मिल रहा हो तो उसे खरीद करके खाने में हम लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं। तो वो राइस जो है कितना हार्मफुल है आप देख रहे हैं।
ठीक है। अभी के समय में जो ट्रेड चल रहा है, ब्राउन राइस खाना लोग शौक मान रहे हैं अपना, ब्राउन राइस खूब खाया जा रहा है। ब्राउन राइस जैसे गांव में लोग खाने से अभी कतराते हैं, जो कहा जाता है कि ये ऐसा चावल तो पशुओं को लोग खिलाते हैं, बैल गधा ये सबको खिलाया जाता है। तो ब्राउन राइस आज के समय में ट्रेड बन रहा है, लोग खा रहे हैं। जो मोटा वाला भात होता है ना, वो आज के समय में फैशन माना जा रहा है खाने में, और लोग बहुत तेजी से पॉलिश्ड राइस को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसका बहुत गंभीर समस्या है। बेरी बेरी रोग, जिसमें हार्ट फेल्योर और वन साइड बॉडी पैरालाइज्ड हो रहा है बहुत तेजी से। तो सब लोग क्या करिए, हाँ सब लोग क्या करिए, गांव से मंगाइए ब्राउन राइस, वही खाइए, तब फिट रहिएगा एकदम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 22। नेक्स्ट है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? अगर सुई लो हले के भोंक दो तो दर्द एकदम महसूस नहीं होगा। त्वचा में, मस्तिष्क में, हृदय में या फिर आंखों में, नेत्र में। सुई चुभाने पर भी दर्द महसूस नहीं होगा। सर हम तो गाढ़ा वाला चावल खाते हैं। ऐसा बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट बताइए। मनोहर यादव जी मेरे घर से ले, हाँ सबको आप ही कुरियर कर दीजिए, भिजवाइए। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? किस अंग में पेन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा? कौन सा अंग ऐसा है जिसमें दर्द महसूस नहीं होगा? फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने ब्रेन कहा है, मस्तिष्क, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क में पेन रिसेप्टर्स सेल नहीं पाए जाते हैं। याद कर लीजिए, मस्तिष्क में पेन रिसेप्टर सेल नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से अगर मस्तिष्क में सुई भी चुभोया जाए तो वहां पर दर्द महसूस नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 23। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? फटाफट बताइए, बच्चा वाला प्रश्न है, सारे लोग सही बता दीजिएगा। बताइए, उचित दूरी जो देखने के लिए कंफर्टेबल हो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, वो उचित दूरी जो है वो कितनी मानी जाती है? उचित दूरी। वेरी गुड, सारे लोगों का सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। ये तो एकदम गलत नहीं होना था। चलिए, तो 25 सेंटीमीटर जितने लोगों ने कहा है सही है। उतना दूर पर रख कर कॉपी किताब भी पढ़ाई करो ना, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, ना तो आंख पर लालटेन चढ़ जाएगा, फिर चश्मा लगा के घूमते रहिएगा। तो पढ़ाई करिए तो उतना दूर किताब उताब को रखा करिए, नहीं तो जो विजन कैपेसिटी होती है वो डैमेज होने लगेगी। दूरबीन लगाना पड़ेगा पढ़ने समय। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर दीजिए फटाफट, बताइए। प्रश्न संख्या 24 है, हृदय के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? फटाफट बताइए, शरीर के अंदर लौह की कमी से होने वाला कौन सा रोग है जो लौह की कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है? कौन सा रोग ऐसा है जो लोहे की कमी से होता है? ऑप्शन ए है वर्ण अंधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? रक्तहीनता, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? शरीर में खून की कमी। एनीमिया रोग में क्या होता है? शरीर में खून की कमी। तो ये कब होगा एनीमिया? जब शरीर के अंदर आयरन की, लोहे की कमी होने लगेगी। लोहे की कमी होने लगेगी तो एनीमिया। याद कर लीजिए, 12 मिलीग्राम जो है, 12 मिलीग्राम जो है प्रत्येक दिन हम लोगों को के बॉडी को क्या चाहिए? आयरन चाहिए। और यह आयरन ग्रीन वेजिटेबल्स में, अंडा में, दूध में, हरी सब्जियों में, इन सारे जगहों पर पाया जाता है। 12 मिलीग्राम प्रत्येक दिन शरीर को चाहिए। ठीक वैसे ही लगभग 75 ग्राम, 75 ग्राम, ऐसा अगर आइडियल माना जाए तो मनुष्य का जो वजन होता है उतना ग्राम उसको प्रत्येक दिन क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। तो आप अगर 70 किलो के हो तो आप 70 ग्राम प्रोटीन जरूर भोजन में रखिए। 80 किलो के हो तो 80 ग्राम प्रोटीन आपके भोजन में रहना चाहिए। लेकिन आइडियल आप मान सकते हो क्या? 75 to 80 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपके भोजन में प्रत्येक दिन होना चाहिए। नहीं तो कई सारी बीमारी है, जैसे बॉडी जो होता है वो डार्क और स्कैली होने लगता है, बाल तेजी से गिरने लगता है, चेहरा जो होगा वो डार्क होने लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। प्रोटीन की कमी से और भी गंभीर समस्याएं जो खासतौर पर बच्चों में होती है, जैसे क्वेसिकर डिजीज है, ये सब प्रोटीन की कमी से होता है। तो इतना ग्राम आयरन, कितना? 12 mg। और
प्रोटीन अगर देखा जाए तो 75 mg शरीर को प्रत्येक दिन भोजन में चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करता है प्याज, बताइए। हाँ, 1 ग्लास मिल्क भी अच्छा है, सफिशियंट है, बताइए फटाफट बताइए। प्याज के छिलकों को उतारने पर जो आंसू आता है, इसके लिए प्याज क्या स्रावित करते हैं? प्याज से क्या निकाला जाता है जिसके चलते आंसू आ जाता है? फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने कहा है सल्फेनिक अम्ल, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। सल्फेनिक अम्ल जो होता है यह निकलता है प्याज के छिलकों को, छिलके मतलब प्याज को काटते समय, जिस कारण से आंखों से क्या निकलने लगता है? आंसू निकलने लगता है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 26। रेशम पैदा होता है किससे? कीड़ा से, लार्वा से, अंडा से या प्यूपा से? रेशम का जो कीट होता है वो रेशम पैदा करता है किससे? रेशम का कीट रेशम पैदा किससे करता है? फटाफट बताइए। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर फटाफट बताइए। फटाफट बताइए, क्या खा करके रेशम पैदा होता है? रेशम का कीट क्या खाता है जिससे रेशम पैदा होता है? बताइए फटाफट। कीड़ा कैसे होगा? प्यूपा। क्या होगा? प्यूपा। देखिए, रेशम का कीट जो होता है ना, तो रेशम के कीट का अध्ययन सारे लोग जान ही रहे हैं किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर। विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, जो रेशम के कीट के पालन का अध्ययन को कराता है। और रेशम का जो कीट होता है ना, यह शहतूत का पत्ता खाता है। शहतूत का पत्ता खा खा करके अपना पोषण करता है, ठीक है। और बाद में लार्वा बन जाता है। क्या बनता है? कीड़ा से क्या लार्वा बनता है। और लार्वा क्या करता है? अपने चारों ओर सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा बना देता है, और फिर उसके अंदर क्या तैयार हो जाता है? तो प्यूपा। और वहां से क्या प्राप्त किया जाता है? तो वहां से रेशम पैदा होता है, ठीक है। तो जितने सारे लोगों ने प्यूपा कहा है, सारे लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं कहां पर? यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए फटाफट बताइए। ध्वनि तरंग कहां पर नहीं चल सकती है? फटाफट बताओ। ध्वनि तरंग कहां पर नहीं चल सकती है? ठोस में नहीं चल सकती है, या गैस में नहीं चल सकती है, या फिर वैक्यूम में नहीं चल सकती है, या फिर लिक्विड में नहीं चल सकती है? कहां नहीं चल सकती है? फटाफट बताइए। ध्वनि तरंग सारे लोग जान रहे हैं, यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य होता है, कहां पर नहीं चल सकता है? कहां पर नहीं चल सकता है? तो ध्वनि तरंग सब लोग जान ही रहे हो, कहां नहीं चल सकता है? निर्वात में, क्योंकि निर्वात में कोई मीडियम नहीं हो सकता है, नहीं होता है, जिस कारण से वो वहां पर लोकोमोट नहीं कर सकता है। चंद्रमा पर अगर 2 व्यक्ति जाए तो वो आपस में बात करके नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है जिससे उनका आवाज एक दूसरे को सुनाई दे। सबसे ज्यादा अगर ध्वनि तरंग पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? ठोस में। किसमें सबसे ज्यादा ध्वनि तरंग? ठोस में। और ठोस में याद रख लीजिए क्या है? स्टील। ठोस में क्या है? स्टील है, जिसमें ध्वनि तरंग सबसे तेजी से चलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख का जो रेटिना है, इसकी तुलना कैमरा के किस भाग से की जा सकती है? फिल्म से, लेंस से, शटर से या आवरण से? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आंख की जो रेटिना होती है वह परंपरागत कैमरा की किस भाग से उसकी तुलना की जा सकती है? तो देखिए, रेटिना जो होता है ना, यह अपने से टकराने वाली प्रकाश की जितनी भी किरणें होती हैं उसको विद्युत सिग्नल के रूप में बदल देता है, ठीक है। तो क्या होता है, यह किसके समान होता है? फटाफट बताइए। क्या होगा उत्तर? फिल्म के समान। क्या हो जाएगा? फिल्म के समान। फिल्म के समान। देखिए, आंख के रेटिना पर आकर के कोई भी जब टकराता है तो वहां पर क्या बनता है? इमेज बनता है, ठीक है। और इमेज जैसे ही बना तो आंख से एक सिरा जो होती है वो मस्तिष्क तक जाती है। तो रेटिना इसको क्या काम करता है? उन सारे चीज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में बदल देता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स, विद्युतीय तरंग के रूप में बदल देता है। और इन तरंगों को दृश्य सिराएं, आंखों से एक सिराएं निकलती है, जिन सिराओं का क्या नाम है? दृश्य सिराएं, विजिबल कैपिलरीज, ठीक है।
और ये दृश्य सिराएं जो होती हैं ये रेटिना से उस मैसेज को कहां पर पहुंचा देती हैं, ब्रेन तक पहुंचा देती है, मस्तिष्क तक। तब मस्तिष्क पहचानता है कि सामने स्क्रीन पर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो आंख का जो रेटिना होता है, परंपरागत कैमरा का तुलना इसके किस भाग से कर सकते हैं, तो फिल्म से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। पॉलिश्ड राइस क्या है सर? चावल को ऊपर से पॉलिश कर दिया जाता है चमकाने के लिए, अलग अलग केमिकल्स लगा करके, वही पॉलिश्ड राइस बन जाता है। फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो देखिए गैसें जो होती हैं वो तत्व नहीं होती हैं। ठीक है, धातु भी तत्व है, अधातु भी तत्व है, उपधातु भी तत्व है। उपधातु के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है, वो ध्यान में रखना है। सिलिकॉन किस में आ जाता है? उपधातु में। सिलिकॉन का उपयोग सबसे फेमस यह होता है मेमोरी कार्ड में, सिम कार्ड में, चिप में। ठीक है, सारे जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, गैसें जो होती हैं वो एक तत्व नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 30। एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम जो है वो किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम जो है वह किसकी इकाई है? फटाफट बताइए। एंगस्ट्रम इज यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रम जो होती है वह किसकी इकाई है? बताइए, सभी लोगों का सही जवाब है एंगस्ट्रम जो है ये किसकी इकाई है? वेवलेंथ की, तरंग धैर्य की। किसकी इकाई है? तरंग धैर्य की, जिसका वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर याद कर लीजिएगा 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है, और यह वेवलेंथ की इकाई है। तो किनका कितना नंबर आज के सीरीज में आया, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एग्जाम अब बहुत दिन नहीं रह गया है, एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो चुका है, इसलिए अब रिवीजन का समय आपके लिए आ चुका है। जितना भी आपने पढ़ा है उन चीजों का जम करके रिवीजन करिए। नई चीजों को अगर आपको पढ़ना है, सीखना है तो सीखिए, पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी आप अधिक नई चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है बहुत सारा इल्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन आए जो ठीक नहीं है इस समय के लिए। तो इसलिए आपने अभी जितना पढ़ा है अभी तक, ठीक है, उन सारी चीजों का जम करके रिवीजन करिए। खुद पर पूरा विश्वास रखिए, खुद पर पूरा विश्वास रखिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। ठीक है, अपने आप के ऊपर यह दृढ़ विश्वास रखिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न तो इसका भाग्य कोई बना सकता है और न ही इसका भाग्य कोई बिगाड़ सकता है। इसलिए फुल कॉन्फिडेंट रहिए, पूरी ऊर्जा से लबरेज रहिए, पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ अपने लास्ट टाइम के एनर्जी को लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज का सीरीज देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे दोस्तों तक आप शेयर कर दीजिएगा, और जितने सारे लोगों ने लाइक अभी तक नहीं किया है सारे लोग लाइक जरूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ कल के सीरीज में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।